हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन अवर यूट्यूब चैनल यूपीएससी एनसीईआरटी। साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम क्लास 10th साइंस एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 8 जीव जनन कैसे करते हैं पार्ट के सभी प्रश्न उत्तर को हल करने वाले हैं, वो भी डिटेल में। साथ ही आप जो है इसका पीडीएफ फाइल जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा साथियों, यदि आपने अभी तक जो है पिछले चैप्टर्स के सॉल्यूशन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट क्लास 10th साइंस एनसीईआरटी ऑल चैप्टर सॉल्यूशन में जाकर जो है पिछले वीडियोस को देख सकते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। यानी हमें नीचे कुछ जीव दिए गए हैं, इन जीवों में से किसमें मुकुलन विधि के द्वारा जनन होता है यह हमें बताना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अलैंगिक जनन की। अलैंगिक जनन होता क्या है? तो साथियों, अलैंगिक जनन में क्या होता है, एक अकेला जीव ही अपनी संतति को जन्म दे सकता है, ठीक है। जबकि लैंगिक जनन में क्या होता है, यहाँ पर हमें दो विपरीत लिंगी जीवों की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि नर और मादा की, ठीक है। हमें लैंगिक जनन में नर मादा की जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है, वहीं पे अलैंगिक जनन में अकेला जीव जो है अपनी संतति को जन्म दे सकता है। तो साथियों, इसमें हमारा जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी ईस्ट हो जाएगा। ईस्ट और हाइड्रा में जो है मुकुलन विधि के द्वारा जनन होता है। तो आइए अब बात कर लेते हैं अमीबा में। तो साथियों, अमीबा में जो जनन होता है वो द्विखंडन विधि के द्वारा होता है। कौन सी विधि के द्वारा? द्विखंडन विधि के द्वारा होता है। क्या होता है, एक अमीबा जीव होता है, ठीक है। यह क्या होता है, धीरे धीरे बड़ा होता जाता है, ठीक है। धीरे धीरे बड़ा होता जाता है, फिर आगे चल के क्या होता है, यह हमारा दो भागों में विभक्त हो जाता है। कितने भागों में? दो भागों में विभक्त हो जाता है। इस प्रकार से हमें नए जीव की प्राप्ति होती है, ठीक है। तो इस अमीबा में जो जनन होता है वो द्विखंडन विधि के द्वारा होता है। जबकि ईस्ट में मुकुलन के द्वारा। क्या होता है, यहाँ पर एक हमारा ईस्ट जीव होता है, इसमें मुकुल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मुकुल पाया जाता है। यह मुकुल का जो उभार होता है, ठीक है, यह धीरे धीरे बड़ा होता जाता है। जब धीरे धीरे बड़ा हो जाता है तो यह अलग जीव में जो है परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। जिससे क्या होता है, एक नए जीव की उत्पत्ति हो जाती है, ठीक है। ये किस में होता है? मुकुलन विधि द्वारा ईस्ट एवं हाइड्रा में, ठीक है। ईस्ट एवं हाइड्रा में जो है मुकुलन विधि के द्वारा जनन होता है। अब बात करें प्लेज्मोडियम में। तो प्लेज्मोडियम में क्या होता है, यहाँ पर बहुत सारे ढेर सारी जो है कोशिकाएं छोटी छोटी पाई जाती है, ठीक है। ये ढेर सारी कोशिकाएं जो हैं आगे चलकर जो है बहु कोशिकाओं में टूट जाती है, बहुतेरी कोशिकाओं में टूट जाती है। जब ये अधिक कोशिकाओं में टूट जाती हैं तब जो है ढेर सारे जीवों की उत्पत्ति होती है, ठीक है। तो प्लेज्मोडियम में जो जनन होता है वो होता है बहुखंडन विधि के द्वारा। कौन सी विधि के द्वारा? बहुखंडन विधि के द्वारा, ठीक है। इसके बाद हम लेशमानिया की बात करें तो लेशमानिया में अमीबा की तरह ही द्विखंडन विधि के द्वारा जो है जनन होता है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ईस्ट, ठीक है। ईस्ट आपको याद रखना, ईस्ट और हाइड्रा में, किसमें? ईस्ट और हाइड्रा में जो है मुकुलन विधि के द्वारा जनन होता है, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? यानी कि 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं, इनमें से कौन सा जो है मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो हम बात करें अंडाशय की, तो हाँ, अंडाशय जो है मादा जनन तंत्र का भाग है, क्योंकि इसी से अंडाणु निकलते हैं। इसी से क्या होता है? अंडाणु निकलते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करें गर्भाशय की, तो यह भी एक मादा जनन तंत्र का भाग है। यहीं पर जो है जो हमारा भ्रूण होता है उसका जो है पलायन होता है, यहीं पर जो है भ्रूण जो है पलता है, ठीक है। किसमें? गर्भाशय में, ठीक है, गर्भ में, ठीक है। इसके बाद हम बात करें शुक्रवाहिका की, तो यह एक किसका भाग है? यह जो है नर, ठीक है, किसका? नर जनन तंत्र का भाग है, जो क्या करता है? जो करता है शुक्राणुओं का स्थानांतरण। इन्हीं शुक्रवाहिकाओं के द्वारा जो शुक्राणु होते हैं वो मादा में, ठीक है, किसमें? मादा में जो है अंडाशय तक पहुंचते हैं, किसके द्वारा? शुक्रवाहिकाओं के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी शुक्रवाहिका जो है राइट आंसर हो जाएगा, जो कि एक नर जनन तंत्र का भाग होता है, मादा जनन तंत्र का नहीं, ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा,
पराग कोश में होते हैं। यानी कि पराग कोश में से निम्न में से क्या पाया जाता है? बाह्यदल पाया जाता है, अंडाशय पाया जाता है, अंडक पाया जाता है या परागकण पाया जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा परागकण, यह राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पराग कोश में जो है परागकण पाए जाते हैं। ठीक है, इसको और डिटेल में हम नीचे एक क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। एक क्वेश्चन हमें आगे दिया हुआ है, उसमें जो हम चित्र में जो है डिटेल से इसको समझेंगे। तो आइए साथियों, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन के क्या लाभ हैं? तो जैसा कि साथियों मैंने आपको बताया, अलैंगिक जनन में एक अकेला जीव ही अपनी संतति को जन्म दे सकता है। वहीं पर अगर हम लैंगिक जनन की बात करें तो यहाँ पर हमें दो विपरीत लिंगी जीवों की, नर एवं मादा की ज़रूरत पड़ती है जनन करने के लिए। तो आइए बात करते हैं कि अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन के क्या लाभ हैं। तो साथियों, अलैंगिक जनन में जो प्राप्त संतति होती है वो लगभग जनक के समरूप होती है। यानी कि जैसा कि पिता होगा वैसी ही हूबहू हमें संतान प्राप्त होती है। कौन से जनन में? अलैंगिक जनन में। ठीक है, क्यों प्राप्त होती है? क्योंकि इनमें एक ही जीव के डीएनए पाए जाते हैं। ठीक है, जो पिता होता है वही जो है अपनी संतान को अकेला जन्म दे सकता है, तो इसलिए इनमें एक ही जीव के डीएनए पाए जाते हैं। ठीक है, तो एक ही जीव के डीएनए से जो प्रतिकृति प्राप्त होती है, इसके कारण जो है जनक तथा संतति जो है दोनों एक दूसरे के समरूप होते हैं। परंतु लैंगिक जनन की बात करें तो इसमें दो या दो से अधिक जीव भाग लेते हैं। दो या दो से, नर या मादा। ठीक है, दो या दो से अधिक जीव भाग लेते हैं यहाँ पर, नर और मादा, यानी कि दो विपरीत लिंगी जीव यहाँ पर जो है भाग लेते हैं, जिससे हमें एक अनोखा संयोजन देखने को मिल जाता है। तथा भिन्न जीवों से, यानी कि नर एवं मादा भिन्न भिन्न जीवों से जो प्राप्त डीएनए होता है, यानी कि नर से अलग डीएनए हमें प्राप्त होगा और मादा से हमें अलग डीएनए प्राप्त होगा। इससे अत्यधिक विभिन्नताओं को बढ़ावा मिलता है। यहाँ पर क्या होता है, अत्यधिक मात्रा में हमें विभिन्नताएं देखने को मिल जाती हैं, जो कि विकास के लिए आवश्यक होती हैं। जैसे कि अगर हम देखें, मान लो कि पिता जो है काफ़ी लंबा है, ठीक है, तो हम देखते और माता काफ़ी छोटी है, तो हमें क्या मिल सकता है, यहाँ पर हमें कई सारे संयोजन देखने को मिल सकते हैं कि बच्चा भी लंबा हो सकता है। ठीक है, पिता के समान लंबा हो सकता है। माता छोटी है तो बच्चा माता के समान भी छोटा हो सकता है, या फिर बच्चा पिता और माता दोनों पर ना जाकर बीच का मिश्रण यानी कि मीडियम साइज में भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमें अत्यधिक विभिन्नताएं देखने को मिल जाती हैं। कौन से जनन में? लैंगिक जनन में। जबकि अलैंगिक जनन में जो है, जो संतति और जो जनक होता है वो कैसे होते हैं? लगभग समरूप होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो लैंगिक जनन में हमें नए संयोजन के अवसर प्राप्त होते हैं। तो साथियों, क्या होता है, लैंगिक जनन में हमें नए संयोजन के, जैसे कि वातावरण के अनुसार जो है हमारे लिए जो है नए संयोजन के अवसर यहाँ पर प्राप्त हो जाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, पहले क्या था, एक मानव था होमो इरेक्टस, जिसने आग की खोज की थी। वो क्या था, उसकी ठुड्डी थी आगे की निकली तरफ। ठीक है, पहले आपको पता ही है मानव कैसा था, बिल्कुल बंदर की तरह था। फिर धीरे धीरे थोड़ा खड़ा हुआ, फिर धीरे धीरे और खड़ा हुआ, फिर सीधा होता चला गया। ये किस कारण से हुआ? ये हुआ लैंगिक जनन के कारण से। किस कारण से साथियों? लैंगिक जनन के कारण से। तो इससे हमें क्या प्राप्त होता है? इससे हमें नई स्पीसीज एवं जाति की उत्पत्ति होती है। यानी कि आज का जो आधुनिक मानव है उसको हम कहते हैं होमो सैपियंस। क्या कहते हैं? होमो सैपियंस कहते हैं। तो इस प्रकार से हमें जो है मानव की नई स्पीसीज या जाति की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो लैंगिक जनन से हमें नए संयोजन के अवसर उत्पन्न होते हैं, जिससे कि नई स्पीसीज एवं जाति की उत्पत्ति होती है। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, मानव में वृषण के क्या कार्य हैं? जो मानव होता है उसमें एक अंग पाया जाता है वृषण। ठीक है, तो इस वृषण के
क्या कार्य होते हैं। तो साथियों मानव में जो वृषण के कार्य हैं वो निम्नलिखित हैं। नंबर फर्स्ट है शुक्राणु का निर्माण करना, यानी कि शुक्राणु का निर्माण कौन करता है, वृषण करता है। कौन करता है, वृषण करता है, ठीक है। और यही वृषण जो है टेस्टेरोन नामक हार्मोन का स्राव भी करता है, यानी कि जो टेस्टेरोन नामक जो हार्मोन होता है यह भी वृषण से निकलता है। अब इस टेस्टेरोन हार्मोन का वर्क क्या होता है, तो साथियों यह क्या करता है, यह शुक्राणुओं को अधिक मात्रा में स्रावित होने से रोकता है या नियंत्रित करता है, यानी शुक्राणुओं की जो मात्रा है उसको नियंत्रित कौन करता है, टेस्टेरोन हार्मोन करता है, जो कि कहाँ से निकलता है, वृषण से निकलता है। बस इतना लिखोगे आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ऋतुस्राव क्या होता है, यानी कि ऋतुस्राव को हम रजोधर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रजोधर्म। आप जानते ही होंगे पीरियड्स का नाम आपने सुना होगा, तो इसी पीरियड्स को हम ऋतुस्राव या रजोधर्म बोलते हैं। तो आइए देखते हैं कि ऋतुस्राव होता क्यों है, यानी कि यह जो रजोधर्म है क्यों होता है, इसका क्या कारण है। तो साथियों निषेचन नहीं होने की स्थिति में, निषेचन नहीं होने की स्थिति में मतलब साथियों जब शुक्राणु जो होते हैं जो हमारे कहाँ से निकलते हैं, वृषण से निकलकर और शुक्र वाहिकाओं के द्वारा कहाँ पहुँचते हैं, अंडाशय में पहुँचते हैं। और अंडाशय यानी कि जो कि मादा जनन तंत्र का भाग है, ठीक है। नर जनन तंत्र से शुक्राणु निकलकर अंडाशय यानी कि मादा जनन तंत्र में अगर नहीं पहुंच पाते हैं, ठीक है, नहीं मिल पाते हैं, यानी कि शुक्राणु और अंडाणु आपस में नहीं मिल पाते हैं, तो इसे कहते हैं निषेचन नहीं होना, ठीक है। ये स्थिति कहलाती है निषेचन ना होने की स्थिति। तो यानी कि शुक्राणु अंडाणु से जब नहीं मिल पाते हैं तो इस स्थिति में क्या होता है, अंडाशय की जो अंताभित्ति की मांसल एवं स्पोंजी जैसी परत होती है उसकी कोई भी आवश्यकता नहीं रहती। तो हमारे जो मादा जनन तंत्र होता है उसकी अंडाशय की एक अंताभित्ति में एक मांस की जो है स्पोंजी की जो परत पाई जाती है उसकी भी कोई आवश्यकता नहीं रहती। इस परत का वर्क क्या होता है, यह परत जो है क्या वर्क होता है, यह जो है हमारा जो भ्रूण होता है इसी में पलता है, ठीक है, इसी में, क्योंकि यह अंड के निषेचन होने की अवस्था में उसके पोषण के लिए आवश्यक होता है। अब मान लो अंड निषेचन हो गया, शुक्राणु और अंडाणु मिल गए, तो जो भ्रूण का जन्म होगा, ठीक है, तो ये उसके पोषण के लिए आवश्यक होती है ये परत। अब जब अंडाणु और शुक्राणु ही नहीं मिले तो इस परत का क्या काम रह जाएगा, तो इस परत का कोई काम नहीं रहता है। तो यह परत धीरे धीरे टूटकर योनि मार्ग से रुधिर एवं म्यूकस के रूप में निष्कासित होती है, ठीक है। तब यह जो परत होती है जो कि मांसल या स्पॉन्जी की जैसी संरचना की होती है, ठीक है, धीरे धीरे टूटकर योनि मार्ग से रुधिर एवं म्यूकस के रूप में निष्कासित हो जाती है, यानी कि निकल जाती है। इस चक्र में यह जो चक्र होता है लगभग 1 मास का समय ले लेता है, यानी कि यह जो चक्र होता है 1 महीने के बाद चलता है, यानी कि 1 महीने के बाद जो है यह परत जो है निरंतर रूप से टूटकर जो है योनि मार्ग से जो है निष्कासित होती है। तो जब इस चक्र को 1 महीने का समय लगता है तो इसे हम कहते हैं ऋतुस्राव या रजोधर्म, ठीक है। अंग्रेजी में इसे हम पीरियड्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो आइए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, पुष्प की अनुदैर्घ्य काट का नामांकित चित्र बनाइए, यानी कि पुष्प की जो अनुदैर्घ्य काट होती है उसका हमें नामांकित चित्र बनाना है। तो साथियों इसी क्वेश्चन की हम बात कर रहे थे जहाँ पर हम बात करने वाले थे परागकोश की, ठीक है। तो ये साथियों आप देख पा रहे हैं परागकोश। तो इस परागकोश में ये जो छोटे छोटे बीज पाए जाते हैं इन्हीं को हम बोलते हैं परागकण। क्या बोलते हैं, इन्हीं को हम परागकण बोलते हैं, जो कि पुंकेसर का एक भाग होता है। किसका भाग होता है, पुंकेसर का एक भाग होता है। वहीं पर वर्तिकाग्र और वर्तिका जो है और अंडाशय, साथ ही अंडाशय स्त्री केसर का भाग होता है। तो इस प्रकार से आप देख लीजिए, ठीक है, आप माइंड में बैठा लीजिए। यह जो चित्र है पुष्प की अनुदैर्घ्य काट का एक चित्र है।
कई बार एग्ज़ाम में जो है यह इसका चित्र बनाने के लिए पूछा भी गया है, आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखना है आपको। तो कैसे ये चित्र बनाना है, ठीक है, यहाँ पर आपको 2 नंबर से ये 4 नंबर में क्वेश्चन अधिकांशतः पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कैसे चित्र बनता है। एक एक पॉइंट को आप देख लीजिए कि स्त्री केसर कहाँ पे होता है और पुंकेश्वर कहाँ पे होता है, और इनके पॉइंट्स को भी याद कर लीजिए कि स्त्री केसर के कौन से भाग होते हैं, पुंकेश्वर के भाग कौन से होते हैं। ठीक है, बाह्य दल किसे कहते हैं, यानी कि ये जो पत्तियाँ होती हैं इनको हम बाह्य दल बोलते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको याद रख लेनी है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, गर्भ निरोधन की विभिन्न विधियां कौन सी हैं। यानी कि गर्भ निरोधन मतलब गर्भ का निरोध करना, यानी कि गर्भ से बचाव करना, यानी गर्भ का धारण ना करने के लिए कौन सी विधियां हैं। तो इन विधियों के बारे में हमें लिखना है। तो यहाँ पर जो है हम गर्भ निरोधन की 3 विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट मेथड है यांत्रिक अवरोध, इसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं फिजिकल बैरियर मेथड। ठीक है, इस विधि के द्वारा क्या होता है कि हम अपने शिशन अंग को, जो कि नर जनन तंत्र का भाग होता है, और या फिर मादा जनन तंत्र का जो भाग योनि होता है, उसमें क्या करें, उसमें हम लूप जैसी अथवा कॉपर टी जैसी वस्तुओं को क्या करें, गर्भाशय में अगर स्थापित कर दें। ठीक है, या फिर हम शिशन अंग को ढकने वाले कंडोम को अगर अपने शिशन अंग में पहन लेते हैं, तो इससे क्या होता है, जो हमारे शुक्राणु होते हैं वो अंड कोशिका तक नहीं पहुंच पाते हैं। जब शुक्राणु हमारे अंड कोशिका तक नहीं पहुंच पाएंगे तो क्या होगा, गर्भ का धारण नहीं होगा। ठीक है, तो यह भी एक विधि है गर्भ निरोधन की। यानी कि हम लिख सकते हैं शुक्राणु अंड कोशिका तक ना पहुंच सकें, इसके लिए शेषन को ढकने वाले कंडोम अथवा यानी योनि में रखने वाली अनेक युक्तियां जैसे कि लूप अथवा कॉपर टी को गर्भाशय में अगर स्थापित कर दें तो हम शुक्राणुओं को अंड कोशिका तक पहुंचने से रोक सकते हैं। अगर शुक्राणु और अंडाणु अगर आपस में नहीं मिलेंगे तो क्या होगा, गर्भधारण नहीं होगा। ठीक है, सेकेंड मेथड है हमारा हार्मोन संतुलन को परिवर्तन करना। तो साथियों इनके लिए हम क्या करते हैं, हार्मोन संतुलन को कैसे परिवर्तित कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है कुछ दवाएं आती हैं। ठीक है, ये दवाएं मादा सामान्यतः गोली के रूप में लेती हैं। ठीक है, टेबलेट के रूप में लेती हैं, जिससे क्या होता है, हार्मोन संतुलन में परिवर्तन हो जाता है तथा अंड का विमोचन ही नहीं होता। जिससे क्या होता, अंड का विमोचन ही नहीं होता, अंडाणु ही नहीं निकलते। जब अंडाणु ही नहीं निकलेंगे तो शुक्राणु से अंडाणु मिलेंगे कहाँ से, अतः क्या होगा, निषेचन ही नहीं हो पाएगा। निषेचन मतलब अंडाणु का शुक्राणु से मिलना क्या कहलाता है, निषेचन। ठीक है, तो निषेचन ही नहीं हो पाएगा तो गर्भधारण कहाँ से होगा। थर्ड मेथड है हमारा शल्य क्रिया तकनीक। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सर्जिकल मेथड। ठीक है, यदि पुरुष की शुक्र वाहिकाओं को अवरुद्ध कर दिया जाए, जो हमारी शुक्र वाहिकाएँ होती हैं जो शुक्राणुओं को अंडाशय तक लेकर जाती हैं, अगर उनको अवरुद्ध कर दिया जाए तो शुक्राणुओं का स्थानांतरण रुक जाएगा। यानी कि शुक्राणु जो हैं अंडाशय तक नहीं पहुंच पाएंगे। अथवा यदि हम मादा की अंडवाहिनी, ठीक है, अथवा फैलोपियन नलिका को अवरुद्ध कर दें तो जो अंड होगा, यानी कि जो डिंब वाहिकाओं द्वारा जो अंडाणु जो है और शुक्राणुओं से मिलते हैं वो क्या होंगे, गर्भाशय तक नहीं पहुंच सकेंगे। तो दोनों ही अवस्थाओं में यानी कि हम या तो शुक्र वाहिकाओं को अवरुद्ध कर दें या फिर हम अंडवाहिनी या फिर जिसे हम फैलोपियन नलिका बोलते हैं उसको अवरुद्ध कर दें, तो दोनों ही अवस्था में निषेचन नहीं हो पाएगा। यानी कि अंडाणु शुक्राणु से नहीं मिल पाएंगे और क्या होगा, गर्भ निरोधन नहीं हो पाएगा। तो साथियों ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। एक कोशिक और बहुकोशिक जीवों की जनन पद्धति में क्या अंतर होता है। यानी कि एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव जो होते हैं उनकी जनन पद्धतियों में, यानी कि उनके जो है
अपने बच्चे को जन्म देने में, अपनी संतान को जन्म देने में, यानी कि जनन करने की पद्धति में क्या अंतर हो सकते हैं। तो साथियों, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीवों में फर्स्ट डिफरेंस यह हो सकता है कि एक कोशिक जो जीव होते हैं वो जो है अलैंगिक प्रजनन द्वारा जनन करते हैं। जितने भी एक कोशिक जीव होंगे वो अलैंगिक प्रजनन के द्वारा जनन करते हैं, ठीक है। जबकि जो बहुकोशिक जीव होते हैं वो क्या करते हैं, वो अलैंगिक तथा लैंगिक दोनों प्रकार का प्रजनन करते हैं, ठीक है। वो अलैंगिक विधि से भी कुछ जीव जो है अलैंगिक विधि से जनन करते हैं, वहीं पर कुछ जीव जो है लैंगिक विधि से जनन करते हैं। तो अभी इसको हम बताएंगे कौन कौन से जीव जो है अलैंगिक विधि से और कौन से जीव जो है लैंगिक विधि से जनन करते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस हमारा हो सकता है, एक कोशिक जीवों में अलग से प्रजनन अंग नहीं होते। एक कोशिक जीवों में क्या होता है, अलग से कोई भी प्रजनन अंग नहीं होते। जैसा कि हमारे जो हाइड्रा होता है उसमें मुकुलन पाया जाता है, ईस्ट में भी मुकुल पाया जाता है, किसके लिए, जनन अंग के लिए, ठीक है। वहीं पर नर एवं मादा में भी सिसन और योनि पाई जाती है, ठीक है। लेकिन जो एक कोशिक जीव होते हैं उनमें जो है अलग से कोई भी प्रजनन अंग नहीं पाया जाता। अगर हम बात करें बहुकोशिक जीवों में अलग से प्रजनन तंत्र पाया जाता है, ठीक है। अगर हम एक कोशिक जीव की बात करें तो इसके उदाहरण हैं अमीबा। अमीबा में जो जनन होता है वो द्विखंडन से होता है। एक जीव जो है दो भागों में आगे चलकर विभक्त हो जाता है। जबकि प्लेज्मोडियम यह भी जो है कैसा एक कोशिक जीव है जो कि जनन के लिए इसमें भी कोई भी अलग से प्रजनन तंत्र नहीं पाया जाता। यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे एक जीव से बहुत सारी कोशिकाओं में ये विभक्त हो जाते हैं आगे चलकर, ठीक है। तो ये बहुत सारे जीवों को जन्म देते हैं बहुखंडन विधि के द्वारा और इनमें कोई भी जो है प्रजनन तंत्र अलग से नहीं पाया जाता। वहीं पर हम अगर बहुकोशिक जीवों में बात करें तो बहुकोशिक जीवों में लैंगिक प्रजनन के लिए, जैसे कि हाइड्रा की बात करें, इसमें मुकुल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, मुकुल पाया जाता है, ठीक है। ये जो मुकुल होता है वो जनन अंग होता है, ठीक है। राइजोपस की बात करें, राइजोपस में बीजाणु समासंग पाया जाता है जिससे क्या होता है, जनन होता है। इसके बाद अगर हम लैंगिक प्रजनन में बात करें, नर तथा जो मादा होते हैं इनके यग्मकों के संलयन द्वारा युग्मनजों का बनना भी जो है किसका उदाहरण है, बहुकोशिकी जीव के जनन तंत्र का एक उदाहरण है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि एक कोशिक और बहुकोशिक जीवों की जनन पद्धति में क्या अंतर होते हैं। तो फर्स्ट अंतर है कि एक कोशिक जीव जो हैं वो अलैंगिक जनन द्वारा प्रजनन करते हैं, वहीं पर बहुकोशिक जीव जो हैं अलैंगिक और लैंगिक जनन दोनों प्रकार से प्रजनन करते हैं, ठीक है। एक कोशिक जीव जो हैं इनमें अलग से कोई भी प्रजनन अंग नहीं पाया जाता। वहीं पर जो एक कोशिक जीव होते हैं इसका उदाहरण है अमीबा और प्लेज्मोडियम, ठीक है। बहुकोशिक जीवों में अलग से प्रजनन तंत्र पाया जाता है। अगर हम बात करें अलैंगिक प्रजनन में तो हाइड्रा में मुकुल पाया जाता है, राइजोपस में बीजाणु पाया जाता है। अगर हम लैंगिक प्रजनन में उदाहरण की बात करें तो नर तथा मादा, जिसमें कि सिसन और योनि जनन अंग पाए जाते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, जनन किसी स्पीसीज की समष्टि के स्थायित्व में किस प्रकार से सहायक है। यानी कि क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जनन जो है किसी स्पीसीज, किसी प्रजाति, ठीक है, किसी प्रजाति के जीव का समष्टि के स्थायित्व, यानी समष्टि के स्थायित्व मतलब इस जगत में स्थायी रूप से बने रहने में किस प्रकार से सहायक है। कौन, जनन। जनन जो है किस प्रकार से सहायक है किसी प्रजाति के लगातार इस जो है संसार में बने रहने में, ठीक है। तो आइए इसका उत्तर लिखते हैं। अपनी जनन क्षमता के कारण जीवों की समष्टि पारितंत्र में अपना स्थान एवं निकेत ग्रहण करने में सक्षम होते हैं, ठीक है। जनन क्षमता के कारण ही जो है जीव जो है इस समष्टि में, इस परितंत्र में जो है आज अपना स्थान जो है ग्रहण करने में सक्षम है। अगर जनन ना होता तो क्या होता, मानव ने एक ने मानो जन्म ले लिया, ठीक है, एक ना एक दिन तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। अगर किसी जीव ने जन्म लिया, ठीक है, मान लो एक घोड़े ने जन्म लिया, ठीक है, अगर जनन नहीं होगा तो उसकी प्रजाति आगे तक नहीं चल पाएगी। तो इस जनन क्षमता के कारण ही
इस जो जीवों की जो समष्टि होती है वो पारितंत्र में अपना स्थान एवं निकेत जो है ग्रहण करने में सक्षम है। जनन के दौरान डीएनए प्रतिकृति का अविरोध जीवों की शारीरिक संरचना एवं डिजाइन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जनन के दौरान जो डीएनए की प्रतिकृति बनती है, ठीक है, वह जीवों की शारीरिक संरचना और डिजाइन बनाने के लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण होती है, जो उसे विशिष्ट निकेत के योग्य बनाती है, जो कि उसे जो है जो विभिन्न प्रकार का वातावरण हमारे आसपास होता है उसके अनुकूल ढालती है। कौन? जो हमारी डीएनए की प्रतिकृति होती है वह। यह जो डीएनए की प्रतिकृति है यही तो विभिन्नताएं लाती है जीवों की। नई स्पीसीज में, नई प्रजाति में जो विभिन्नताएं लाता है वह कौन लाता है? डीएनए की प्रतिकृति, ठीक है। अतः किसी प्रजाति या स्पीसीज जिसको हम बोलते हैं कि समष्टि के स्थायित्व का संबंध जनन से है, यानी कि किसी भी प्रजाति को अगर समष्टि में स्थायित्व बनाना है, ठीक है, यानी लगातार निरंतर रहना है, तो उसके लिए जनन जो है अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो आइए बढ़ते हैं अब आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, गर्भ निरोधक युक्तियाँ अपनाने के क्या कारण हो सकते हैं। जो अभी हमने बात की थी कि गर्भ निरोधन किस प्रकार से किया जा सकता है, यानी कि गर्भ को धारण करने से कैसे रोका जा सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि गर्भ निरोधक की जो युक्तियाँ हैं उसको अपनाने के क्या कारण हो सकते हैं, यानी कि लोग जो हैं वो गर्भ निरोधन की जो विधियाँ होती हैं उनको क्यों अपनाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आइए लिखते हैं हम। गर्भ निरोधक युक्तियाँ अपनाने के निम्न कारण हो सकते हैं। नंबर फर्स्ट, अनचाहे गर्भधारण की संभावना को रोकना, यानी कि आप नहीं चाहते हैं कि गर्भधारण हो, तो इस अनचाहे गर्भधारण की संभावना को रोकने के लिए भी हम गर्भ निरोधक युक्तियों को अपना सकते हैं। इसके बाद लैंगिक संचरण द्वारा HIV एड्स को रोकने के लिए, गनोरिया, सिफिलिस, मस्सा आदि रोगों से बचाव के लिए भी जो है हम गर्भ निरोधक युक्तियाँ अपना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बच्चों के बीच उपयुक्त अंतर बना रहे इसलिए भी हम जो है गर्भ निरोधक युक्तियाँ अपना सकते हैं। मान लो किसी व्यक्ति ने एक बच्चा कर लिया अपनी शादी के 2 साल बाद और वह चाहता है कि अगला बच्चा हम 4 साल बाद करेंगे, ठीक है, और वो बीच में सेक्स भी करना चाहता है, तो उसे क्या करना होगा? गर्भ निरोधक की जो युक्तियाँ होती हैं वो अपनानी पड़ेंगी, क्योंकि वह नहीं चाहता है कि गर्भधारण हो, ठीक है, यानी कि बच्चे की उत्पत्ति हो, तो उसे जो है गर्भ निरोधक की युक्तियाँ अपनानी पड़ेंगी। तो साथियों, आशा करता हूँ कि आज के जो चैप्टर के क्वेश्चन थे वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो स्टूडेंट्स, यदि आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। और यदि आपने अभी तक जो है पिछले वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप पिछले वीडियोज़ को भी देख लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।